हम लोग पीछे बार में केंद्रक के बारे में पढ़ लिए हैं, बताए थे कि सबका मुख्य यही होता है, ठीक ना, जिसको न्यूक्लियस कहा जाता है, केंद्रिका रहता है, एक अंदर में सब पार्ट है। हम लोग केंद्रिका की मुख्य चीज़ के देख लिए थे, और हम लोग ये भी पढ़े थे कि केंद्रक द्रव जो रहता है एक अंदर जो केस के तरह जो बनल रहता है, इसको क्रोमैटिन जालिका कहते हैं। और फिर इस जालिका पर डीएनए रहता है, और फिर डीएनए के अंदर गुणसूत्र पाया जाता है, जो मानव के अंदर 23 जोड़ा गुणसूत्र यानी 4600 गुणसूत्र होता है। डीएनए के अणु में निर्माण का संगठन भी अति आवश्यक सूचनाएं देता है, और फिर डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। डीएनए का खून वाला डीएनए जे इसके अंदर में, फिर डीएनए उसके अंदर पर जीन दिखाता गया। फिर हम लोग केंद्रक का काम पढ़ लिए थे कि केंद्रक कोशिका का रक्षा करता है, क्योंकि सबका मेन ये केंद्रक है कोशिका में, तो इसका रक्षा करता है, इसका विभाजन में भाग लेता है, और इसके बिना कुछ काम संभव नहीं, अनुपस्थिति में कोई काम नहीं हो सकता है। केंद्रक कोशिका के भीतर संपन्न होने वाली सभी उपचयी और अजैविक रासायनिक क्रिया में नियंत्रित करता है, यानी सबको ही नियंत्रण करता है। कुछ जीवों में कोशिकीय जनन में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। यह कोशिका के विकास में परिपक्व और निर्धारित करता है। केंद्रक प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक है और आरएनए का उत्पन्न करता है। तो केंद्रक में आरएनए का उत्पन्न होता है और प्रोटीन संश्लेषण होता है। अब एक और दूसरा का भाई है केंद्रिका। केंद्रिका इधर पढ़े थे, मतलब हाँ, इसे पढ़ लेते रिवीजन के बाद। केंद्रिका केंद्र के अंदर केंद्रक द्रव में एक छोटी गोलाकार या अंडाकार रचना होती है, कि अगर एक बीच में देखे तो यहाँ तनी अंडाकार है, तो ये है। ये जो चित्र दिख रहा है मुझे ऐसा ऐसा चला है, डीएनए है, ठीक ना, इस पूरा जो दिखाई दे रहा है डीएनए है, एक बीच में गोल सन के बना है तो केंद्रिका है। डीएनए का मतलब तकनीक से न दे हम लोग जो क्रोमोसोम पर जो पाया जाता है, डीएनए जो कोशिका के निर्माण में महत्वपूर्ण सूचना निभाता है। अगला देखो, और ये केंद्रक या इसको अंग्रेजी में न्यूक्लियस कहा जाता है। न्यूक्लियस केंद्रिका कहते हैं, यह कम क्रिया करने वाली कोशिकाओं में यह छोटी होती है या पाई ही नहीं जाती है, लेकिन सक्रिय स्रावी कोशिका में यह बड़ी होती है। संख्या में यह एक या अनेक कई हजार होता है। इसका काम क्या क्या है, तो केंद्रक में आरएनए का संश्लेषण यही होता है, ठीक ना। तो केंद्रिका में आरएनए का संश्लेषण होता है, कोशिका विभाजन में विशेष महत्व देता है। अब हम लोग का उधर केंद्रक उस सब के बारे में हो गया। केंद्रक में जो हम लोग गुणसूत्र के बारे में पढ़े थे, ठीक ना, तो स्पेशल देखो गुणसूत्र पढ़ा था ना, जिसको नहीं अब स्टार्ट होगा, वो हम कल खाली दिखाए थे थोड़ा सा, ठीक ना। तो गुणसूत्र के बारे में हम लोग स्पेशल अब अच्छा से डिटेल में पढ़ेंगे, जेकरा में क्या गुणसूत्र होता है से, फिर एक पर जीन होता है से, कैसे कैसे से। तो देखो गुणसूत्र, इसको अंग्रेजी में क्रोमोसोम कहा जाता है, ठीक ना, ठीक। पीछे इसका स्पेलिंगो लिखल था अच्छा से, या उच्चारण था, बार बार कभी गुणसूत्र बोलेगा आना था क्रोमोसोम। तो एगो हिंदी नाम, एगो इंग्लिश नाम, कोई दूसरा न है। एक सामान्य कोशिका के केंद्रक में क्रोमोसोम महीन, लंबी तथा अत्यंत कुंडलित धागे के रूप में दिखते हैं। कि अगर कोई केंद्रक दिख रहे हैं तो देखो में बहुत सारा धागा केस की तरह दिखाई दे रहा है ना, ये क्या है, केंद्र अति कोशिका है, कोशिका से पूरे, ये क्या नाम उसका, गुणसूत्र है, ठीक ना। तो यही सब होता है, तो वही बोल रहा है, तो वही बोला है कि क्रोमोसोम एगो महीन है, एकदम पतला पतला है, लंबा लंबा भी है, तथा अत्यधिक कुंडलित धागा के रूप में दिखाई दे, धागा की तरह दिखाई दे रहा था ना, वही होता है गुणसूत्र। कोशिका विभाजन के समय स्पष्ट दिखाई देता है। जब कोशिका का विभाजन एक कोशिका से दूसरी कोशिका में होने लगता है तो दिखाई देता है। सामान्यतः क्रोमोसोम बेलनाकार होते हैं, देखो ये जो बेलनाकार दिखाई दे रहा है ना, तो इस तरह से होते हैं। प्रत्येक क्रोमोसोम में 3 भाग होते हैं, ठीक ना। अगर क्रोमोसोम के जो जाल थन के बनल था और नजदीक से देखा तो ऐसा दिखाई देता है, ठीक ना। और में 3 गो भाग बनल, पहलुका भाग इतना दूर तक के, दूसर का भाग इधर, तीसरा भाग। पहला भाग को पेलिकल कहा जाता है, ठीक ना, दूसरा को मैट्रिक्स, और तीसरा को क्रोमोडिस, ठीक ना। तो हम लोग अच्छा मैट्रिक्स के बारे में फिर आगे हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। तो ध्यान से देखो, क्रोमोसोम का सबसे बाहरी आवरण पेलिकल कहलाता है। तो सबसे जो बाहर वाला पार्ट रहता है उसको क्या कहते हैं, देखो यहाँ सबसे ऊपर जो काला वाला दिखाई दे रहा है चित्र में सामने लिख ले पेलिकल, है ना, लिख ले, तो इसको क्या कहते हैं, पेलिकल। तो सबसे जो बाहर वाला भाग होता है पेलिकल कहलाता है। पेलिकल के द्वारा घिरा हुआ भाग मैट्रिक्स कहलाता है। और ये पेलिकल के अंदर में घेर रहे तो द्रव के तरह रूप में है, तो इसको क्या मैट्रिक्स कहते हैं, चित्र बना दिखा रहा है, ठीक ना। और क्रोमोसोम के पूरी लंबाई में 2 समांतर कुंडली धागे की समान संरचना होती है, जिसे अर्ध गुणसूत्र या क्रोमोडिक्स कहा जाता है। तो फिर गुणसूत्र के अंदर में धागा धागा दिखाई दे रहा है ना, पचौनी, तो इसी को क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है क्रोमोमैटिन, या इसको अर्ध गुणसूत्र, या जो तीसरा नंबर है क्रोमोमैटिक्स, ठीक ना। तो इसी को 2-3 गो नाम है,
तो इसी को कहा जाता है। तो दो समांतर कुंडलित धागा की तरह जो ही गुणसूत्र के अंदर जो दिखाई दे रहा है इसी होता है। 3 गो पार्ट हम देख लिए कहाँ कहाँ होता है इसे, अब पढ़ लिया। अगला देखो कहलाते प्रत्येक क्रोमोडिट में, देखो क्रोमोडिट जहाँ लिखले है क्रोमोडिट कैमरोटीन लिखने एक पार्ट के हम लोग पढ़े के हैं। क्रोमोडिन 2 या अधिक अत्यंत महीन कुंडलित धागे की संरचना समान संरचना जिन्हें कैमरोटीन कहा जाता है, ठीक ना। तो इस सबको क्या कहते हैं, कैमरोटीन। और प्रत्येक कैरोमेडिट के कैमरोटीन क्रोमोनीमेटा इतनी अधिक घनिष्ठता से एक दूसरे से संबंध होते हैं कि एक दूसरे एक ही दिखाई पड़ते हैं, ठीक ना। इसे एकदम पूरा घुच बनल है अच्छा से, जैसा दिखाई देता है सब एक ही। और जब इसको क्रोमैटिड यानी डीएनए तथा हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है, तो ये जो कैमोडिट है किसका बना होता है, तो डीएनए से और हिस्टोन प्रोटीन का, ठीक ना। तो रहता है क्रोमैटिड किसका बना होता है, डीएनए हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। इसी डीएनए अणु को खंडन किया जाता है तो जीन है, और इसी को जब फिर गुणसूत्र को और खंडित करेगा ना तो इस पर हमको क्या दिखाई देगा, जीन दिखाई देगा, जीन परिवार जीन, ठीक। यही पर सबके गुण आकर के निश्चित रहता है कि ओकर पप्पा वाला ओकरा में गुण होगा, ओकर मम्मी वाला चेहरा ओकरा पर आ जाता है। कैमरोडिन की पूरी लंबाई के दाने सदृश दिखाई देते हैं और दाना दरार दिखाई देता है। अब क्रोमोसोम के यानी किसी को बार बार लिख रहा है कि अब क्रोमोसोम के दोनों क्रोमैटिड एक स्थान पर सेंट्रोमियर, इसमें देखो सेंट्रोमियर दिखाई दे रहा होगा, यही है ना कि एक जो भुजका से बने है, तो सेंट्रोमियर एक दूसरे को संयोजित करते हैं। और सेंट्रोमियर एक महत्वपूर्ण रचना है जो क्रोमोसोम का आकार निश्चित करता है, ठीक ना। अगला देखो तथा कोशिका विभाजन के समय तुर्क सूत्र से क्रोमोसोम को संकलन करता है। सेंट्रोमियर की उपस्थिति के कारण क्रोमोसोम 2 भागों में बढ़ जाता है। किसके कारण, सेंट्रोमियर के कारण ना क्रोमोसोम 2 भाग में, एगो एन्ने बढ़ गया है, 3 गो ना, हाँ लेकिन अभी एगो एन्ने बढ़ा ना, खाली इतने 2 भाग में बढ़ जाता है। इन दोनों भागों को बाहु या आर्म कहा जाता है। लिखा है एकदम है नहीं पूरा अभी से जिल लगाए हैं, अभी रात भर लगाए हैं, उल्टी सब हो गया 12 बजे तो अभी पूजा करके आया दादा, कहाँ पूजा मंगल, मतलब आई खरीदी कल खरीद कर लाया है, खुद को कहिए लाया के जिंद नहीं मारे तो पढ़ाई नहीं होता है, होता है ना, कहाँ लेकर ये सब कहाँ हो किताब, मौत की मैथ। चलो पढ़ो तो, अब हम लोग का 5 मिनट टाइम चल गया, आगे सुनो, ठीक। तो देखो इसको क्रोमोसोम को 2 भागों में बांटता है, इन दोनों भाग को बाहु कहा जाता है, ठीक ना। इधर एगो इधर बाहु, बाहु हम लोग के जो भुजा हुआ इसको कहते हैं, इसको अंग्रेजी में आर्म कहा जाता है, तो इसलिए आर्म लिख दिया है, स्पेलिंग भी और हिंदी में भी। दोनों बाहुओं के संधि स्थल पर एक संकुचन, संकुचन मतलब सिकुड़ गया है, दोनों के सिकुड़ गया है ना यहाँ पर, तो संकुचन स्थल हो गया है, यहाँ पर सिकुड़ गया है, जिससे प्राथमिक संकुचन या प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन कहता है। तो इसको प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन लिख दिया है, इसी को हिंदी में होता है प्राथमिक संकुचन, ठीक ना। संकुचन को अंग्रेजी में कंस्ट्रक्शन लिख दिया है, प्राइमरी कहते हैं। कभी कभी क्रोमोसोम की बाहुओं की प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन के अतिरिक्त एक अन्य संकुचन पाया जाता है, द्वितीय संकुचन कहा जाता है। देखो यहाँ सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, जिसको सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन कहते हैं, जो हम लोग को चित्र में यहाँ पर, तो एगो संकुचन यहाँ है, एगो यहाँ, तो इसको पहला तो प्राइमरी, जब बड़ी दूसरा तो सेकेंडरी कहलाता है, दूसरा मतलब सेकेंडरी। क्रोमोसोम का शीर्ष भाग टेलोमियर कहलाता है, ठीक ना। जो सबसे ऊपर वाला है इसको क्या कहते हैं, टेलोमियर, ठीक ना। शीर्ष भाग को टेलोमियर में टेलो लिखल है, मतलब टेल का है, टेल के पूछी के तरह होता है, ठीक ना, इसीलिए इसको क्या कह दिया है, टेलोमियर। अब हम लोग क्रोमोसोम की संख्या वाला पढ़ेंगे, केकरा में कितना क्रोमोसोम होता है, जिंदगी भर याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से रहता है, ठीक ना। लिखा है कि क्रोमोसोम क्या है, सभी जीवों की कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाले क्रोमोसोम की संख्या निश्चित होती है, सभी जीव में, ठीक ना। जैसे आदमी में, मकरा में, टमाटर में, सब में क्रोमोसोम पाया जाता है, ठीक ना। तो ई में रहता है, और एकरा में देखो सभी केंद्रक में क्रोमोसोम पाया जाता है, क्रोमोसोम निश्चित होता है, ना कि घट पर हुआ है, हम लोग को याद करना पड़ता है। जैसे मानव शरीर की कोशिकाओं में 46 क्रोमोसोम होता है, कितना 46। और क्रोमोसोम के जगह गुणसूत्र भी लिख देता है, हम बार बार कई बार अगर ऐसे कभी कभी दिए तो कहे हैं कि मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र की संख्या, तो जोड़ा में रहेगा 23 गो, और दुगना जोड़ा मतलब 2 गो होता है एगो में, तो 23 दूना 46 गो, तो गुणसूत्र की संख्या कितना होता है, जोड़ा में 23 गो, ऐसे संख्या में सोचे कि टोटल कितना होता है 46 गो। तो यही यहाँ लिखा है कि मानव शरीर में गुणसूत्र की संख्या कितना है 46 गो। अमन तोरा अंदर कितना गुणसूत्र है, हमारे 46, समझ गया। उसी तरह अगला देखो ड्रोसोफिला, ठीक ना।
कि कोशिका में 8 क्रोमोसोम, ये शायद फूल है, अभी बोले ड्रोसोफिला, ठीक ना, या कोई जीव होगा ऐसे फूल के नाम की तरह। एक में कई क्रोमोसोम होता है? 8 गो। मकई के पौधा की कोशिका में 20 क्रोमोसोम होता है, तो याद रहना चाहिए। टमाटर के पौधा में 24 गो, आलू के पौधा में 28 48। मतलब क्या होता है? तकनीक से यह ना क्रोमोसोम था जो कोशिका के अंदर है, ठीक ना, ये क्रोमोसोम जो धागा के तरह है, यही क्रोमोसोम में एगो एगो करके देखा जाएगा तो इतना इतना है पीस, जो हम लोग को तब से बता रहा है कि हम लोग को गुण धारण निर्धारण करने में निश्चित का यही करते हैं लक्षण। ए पर जीन होता है जो आनुवांशिक गुणों को प्रदर्शित करता है कि एक व्यक्ति के जो है ना उसके बेटा में भी यही गुण रहेगा, तो यही काम होता है गुणसूत्रों को, तो हम सब शरीर में रहता है, ठीक ना। अभी शॉर्ट में बता दें और समझ में आ जाएगा। मान लो 23 जोड़ा रहता है ना, ठीक ना, तो किसी बच्चे का जब जन्म हुआ तो उसको अपना पिता वाला और माता वाला 23 गुणसूत्र जाना चाहिए, ठीक ना। अगर किसी में यह गुणसूत्र न जाता है ना तो वो बच्चा अलग अलग तरह के दृष्टि के दिखाई देने लगेगा, ठीक ना, ओकर गुण के कमी होने लगेगा, ठीक। अगर वो न गया तो वो लड़का के वजह लड़की जो बनने का कारण है यही गुणसूत्र के कारण से होता है। यही 23 जोड़ा में एगो एक्स और वाई वाला हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे 10 क्लास में। ये में अंतिम में जो होता है ना एगो एक्स गुणसूत्र होता है, एगो वाई गुणसूत्र, ठीक ना, पढ़ा है ना, ठीक। तो 44 गो गुणसूत्र सबके सेम रहता है, और 2 गो जो गुणसूत्र बचा है एगो एक्स और एगो वाई रहेगा। अगर बच्चे के जन्म के निर्धारण के समय पेट में जो गुणसूत्र का जो मिलान होता है, अगर दोनों एक्स ही चल गया ना तो एक्स बन जाएगा, तो ये लड़की बन जाएगी, ठीक। तो जब बच्चे का हाँ अगर लड़का जन्म हुआ तो लड़की जन्म हुई, हाँ। अगर वाई चला गया तो किसका जन्म होगा? एक्स वाई बन जाएगा तो लड़का का, तो यही गुणधर्म निर्धारण करता है। एक्स वाई भी चल जाएगा। हाँ, एक्स मतलब लड़का, वाई मतलब लड़का, एक्स मतलब लड़का, अच्छा एक्स मतलब लड़की, डबल एक्स रहा तो लड़की का निर्धारण चिन्ह होता है, और एक्स वाई रहा तो लड़का का, तो ये सब ट्रिपल एक्स चल जाता है तो अथी बन जाता है छक्का। हाँ यही सब होता है, या कमी हो जाए या एगो एक्स्ट्रा बन जाए ना, तो जैसे कि देखो ओकरा में गुण क्या आना चाहिए था, लड़का लड़की क्या आना चाहिए, ओकरा में एगो एक्स्ट्रा गुण आ गया तो ओकरा लड़का के साथ साथ लड़कियों वाला गुण चला गया, या कमी आ गया तो ओकरा में जो कमी है जो गुण कम हो जाता है। यही सब हम लोग को आगे पढ़ेगा, तो यही गुण सूत्र में। चलो अभी इतना नहीं दिमाग लगाओ, ठीक है। टमाटर में पौधों की कोशिका में 24 गुणसूत्र होते हैं, आलू के पौधा में 48 पाए जाते हैं। याद रखना कि एकरा में कितना होता है, ये क्रोमोसोम सदा जोड़े में यानी पेयर में रहते हैं, ठीक ना। एक जोड़े में 2 क्रोमोसोम हमेशा एक दूसरे के समान रहते हैं, ठीक ना। तो हमेशा जब जोड़ा की हम लोग बात कर लिए कि हमेशा जोड़ा में रहता है, हमेशा एक जोड़ा में कैगो रहेगा? 2 एक साथ रहता है, और जोड़े में दोनों क्रोमोसोम हमेशा एक दूसरे के समान रहते हैं, इसीलिए ये दोनों समजात क्रोमोसोम यानी कि हेमोलॉजिक्स क्रोमोसोम कहलाते हैं, क्योंकि दोनों एक जोड़े, और जब भी जोड़ा लगेले रहेगा ना तो सेम वाला रहेगा एक से। ऐसी कोशिका के क्रोमोसोम समूह में जिसमें दोनों समजात क्रोमोसोम होता है उसको द्विगुणित यानी डिपोलाइड कहते हैं, परंतु युग्म जैसे शुक्राणु और अंडाणु में क्रोमोसोम की संख्या काई कोशिका में क्रोमोसोम की संख्या से अधिक होती है। हम लोग शुक्राणु अंडाणु के पढ़ चुके हैं कि हार्मोन होता है लड़कों में पाया जाने वाला शुक्राणु और लड़कियों में अंडाणु, ठीक ना। ऐसे कोशिका में क्रोमोसोम समूह अगुणित कहलाते हैं। तो हम लोग का क्रोमोसोम के बारे में हो गया, तो अब तो लोग के क्रोमोसोम के बारे में आप डिटेल नहीं पढ़ेंगे फिर 10th क्लास में। अगला देखो प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिका। तो यह सबसे स्टार्टिंग हुआ था, हम बताते हैं कि कोशिका के 2 प्रकार में बांटा गया है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। केंद्रक के रचना के आधार पर कोशिका 2 तरह की होती है। कै तरह की? 2 तरह। इसके आधार पर यह है केंद्रक के रचना के आधार पर, एगो प्रोकैरियोटिक एगो यूकैरियोटिक, ठीक ना। देखो ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है एवं वास्तविक केंद्रक को नहीं होता है उसको प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। एगो हम लोग स्टार्टिंग में पढ़ाए थे एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय, ओकरा अनुसार से 2 प्रकार, आ एगो रचना के आधार पर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अगर जेकरा में केंद्रक झिल्ली नहीं रहेगा, ठीक ना, जेकरा में केंद्रक न रहेगा, जैसे मानव में केंद्रक रहता है ना, सभी जीवित केंद्रक रहता है, तो अगर जेकरा में केंद्रक न रहेगा उसको कौन सा कोशिका कहेंगे? प्रोकैरियोटिक। जैसे जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, इनमें स्पष्ट केंद्रक क्षेत्र केवल कैमरोटीन पदार्थ होता है, ऐसे क्षेत्र को केंद्रकाय कहते हैं। अविकसित केंद्रक के अलावा प्रोकैरियोटिक कोशिका के झिल्ली से घिरे अंग नहीं पाए जाते हैं। ऐसे अंगकों के कार्य कोशिका द्रव से असंगठित भागों द्वारा ही किया जाता है, ठीक ना। तो ये जो जीवाणु हुआ ये कौन सा कोशिका होगा? तो प्रोकैरियोटिक, ठीक ना, जेकरा में केंद्रक झिल्ली या केंद्रक नहीं होता है, मेन दिमागे नहीं है ओकरा में। तो अगला देखो, अब वैसी कोशिका जिसमें केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित हो और तथा झिल्ली केंद्रक झिल्ली भी रहे। तब मानव के जो कोशिका होता है ओकरा में केंद्रक होता है, या हम लोग इतना जो पढ़े ऊपर में सबके में कोशिका में केंद्रक था।
तो जेकरा जेकरा में केंद्रक रहेगा और केंद्रक झिल्ली रहेगा उसको यूकैरियोटिक कोशिका कहेंगे। साधारणतः सभी जंतु, जितना जंतु है ना, छोटा मोटा कीड़ा मकोड़ा हुआ से अब बड़ा जानवर हुआ से सभी जंतु और मानव इस सब में केंद्रक रहता है। तो हम सब प्रोकैरियोटिक हुए कि यूकैरियोटिक रे। और जितना पेड़ पौधा है उस सब में केंद्रक रहता है। तो सब कौन सा हुआ? यूकैरियोटिक। इन कोशिकाओं के झिल्ली से घिरे अंगक पाए जाते हैं जो विशिष्ट कार्यों द्वारा दक्षतापूर्व संपादन करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर, ठीक ना, कि अगर कोई जानवर प्रोकैरियोटिक है तो क्या में क्या क्या चीज रहेगा और क्या क्या चीज नहीं रहेगा से जानेंगे। और हम लोग जो मानव है यूकैरियोटिक या जीव जंतु, तो हमारा पास क्या क्या होता है, ठीक ना, से जानेगा। अगर देखो कोई प्रोकैरियोटिक है तो उसमें आघात कोशिका रहेगा, इसका आकार प्राय छोटा यानी कि बहुत छोटा छोटा कोशिका रहेगा। ताकि बहुत छोटा जीव जंतु जो होता है ना, जिसको माइक्रोस्कोप से हम लोग देखते हैं, वही सब प्रोकैरियोटिक में काउंट आएगा। चींटी तो होता है, उसमें यूकैरियोटिक होता है। अगला देखो यूकैरियोटिक, हाँ ये विकसित कोशिका है, क्योंकि हम लोग का शरीर का कोशिका बड़ा बड़ा रहेगा या विकसित संख्या ज्यादा रहेगा। इसका आकार प्राय बड़ा 5 से लेकर 100 माइक्रोमीटर तक के होता है। अगला देखो वास्तविक केंद्रक अनुपस्थित का मतलब इसमें केंद्रक नहीं होता। माइक्रोमीटर था, हाँ माइक्रो, इसको माइक्रो पढ़ते हैं। तो देखो प्रोकैरियोटिक में केंद्रक अनुपस्थित के मतलब नहीं होता है और यूकैरियोटिक में केंद्रक होता है उपस्थित, लिखे ना, वास्तव में केंद्रक उपस्थित होता है। तो किस में केंद्रक नहीं होता है? सौरभ बताएगा। प्रोकैरियोटिक में। अभय बताएगा किस में केंद्रक होता है? यूकैरियोटिक में, ठीक ना। अगला देखो केवल जो जीवाणु बैक्टीरिया एवं साइनोबैक्टीरिया के में मौजूद होता है। तो केवल जो जीवाणु और साइनोबैक्टीरिया है ना, ओकरे में प्रोकैरियोटिक कोशिका पाया जाता है, ठीक ना। और सभी पादप और जंतु, पादप का मतलब पेड़ पौधा जितना हुआ, जंतु जितना है, सब यूकैरियोटिक में क्या क्या समय केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक नहीं पाया जाता है, तो दोबारा हो रहा है कि जितना प्रोकैरियोटिक कोशिका है में केंद्रक नहीं पाया जाता है और जितना यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक पाया जाता है। केवल एक क्रोमोसोम पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक में ना क्रोमोसोम केवल एक पाया जाता है और यूकैरियोटिक में अनेक क्रोमोसोम, जैसे मानव में 46 केंद्र। हो गया, समझ गया। अब लोग पीछे गोल्जी काई, माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर रेक्टिकुलम के बारे में पढ़े हैं। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है ना, उसमें ना गोल्जी काई होता है, ना माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ना अंतःप्रादली जलिका होती है। तो ये तीनों प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं होती है। हम लोग मानव है यूकैरियोटिक, एक में तीनों ही होता है। तो रहता है कि माइटोकॉन्ड्रिया किस में अनुपस्थित रहता है? माइटोकॉन्ड्रिया किस में अनुपस्थित रहता है? प्रोकैरियोटिक में कि यूकैरियोटिक में? प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है, मतलब अनुपस्थित रहता है। सही कल ही पढ़ाए थे कि बोला पीछे हम लोग पढ़े हैं कल भौतिकी न था, भौतिकी था। तो देखो ये अब लग रहा है कि अब तू लगातार पढ़ रहा है ना, तो तेरा लग रहा है कि हम तो कल ही पढ़े हैं, ध्यान से पढ़ रहा है ना, किताब पढ़वे ना कि जीव विज्ञान किताब है। अच्छा चलो ठीक। तो देखो गोल्जी काई, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रादली का किस में नहीं होता है? तो प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया किस में अनुपस्थित रहता है? अरे अनुपस्थित पूछने का मतलब नहीं होता है, उसमें नहीं होता है, प्रोकैरियोटिक में। ये इतने दिक्कत होता है बच्चा के वही तो। और माइटोकॉन्ड्रिया किस में उपस्थित होता है? उपस्थित के मतलब होता है, अनुपस्थित के मतलब नहीं होता है। क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता। क्लोरोप्लास्ट के कारण जो लाल हरा पीला जो होगा पेड़ पौधा से एकरा में नहीं होता है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट जो होता है से यूकैरियोटिक में पाया जाता है। पाया जाएगा तब ना पेड़ पौधा रंग बिरंगा होगा। कोशिका विभाजन विखंडन या मुकुलन द्वारा होता है। तो एकरा में जो होगा ना प्रोकैरियोटिक में जो कोशिका विभाजन होगा किसके द्वारा होता था? मुकुलन द्वारा। और आता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका विभाजन किसके द्वारा होता है? एक बार विखंडन द्वारा या मुकुलन द्वारा। लेकिन जो हम लोग है यूकैरियोटिक, तो कोशिका विभाजन माइटोस या मियोसिस के द्वारा होता है। तो यूकैरियोटिक में कोशिका विभाजन किसके द्वारा होता है? माइटोसिस के द्वारा या मियोसिस के द्वारा, ठीक ना, माइटोसिस के द्वारा या मियोसिस के द्वारा, ठीक। ये हो गया। अब देखो प्रोकैरियोटिक कोशिका ऐसा देखने में लगता है, एकरा अंदर सीपीयू लग रहा था नहीं, एकरा में जो है एक टेल कह सकते हैं ना, तो फ्लाइजम कहलाता है। आई देखो बगल में है से कोशिका भित्ति, अंदर में कोशिका झिल्ली, एकरा में डीएनए है, प्रकाश संश्लेषण है। तो ये है हम लोग का कोशिका का पूरा चित्र है। पीछू कोशिका का चित्र बनल होगा, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के चित्र। हाँ माउस प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक वाला कोशिका का एगो देले होगा, न तो आगे होगा अंतर देले वाला।
चित्र न दिया है, ना तो एगो चित्र रहता है जिसमें प्रोकैरियोटिक का चित्र रहता है, एगो में यूकैरियोटिक का चित्र रहता है। ये जनी तो दिल है देखो ई हाँ ये बगल देखो ई प्रोकैरियोटिक है, एकरा में केंद्रक नहीं है, प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं होता है। आ यूकैरियोटिक देखो एकरा में केंद्रको है ना, यहाँ लिख ले केंद्रक है, केंद्रक झिल्ली है, एकरा में माइटोकॉन्ड्रिया भी है, गोल्जी काय भी है, तो बहुत चीज है एकरा में तनके चीज है, ठीक ना। तो हम लोग के अंदर ई वाला कोशिका पाया जाता है यूकैरियोटिक वाला, जेकरा में केंद्रक है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी काय है, प्रोकैरियोटिक वाला। आ ई प्रोकैरियोटिक है जेकरा में खाली जीवाणुओं में और साइनोबैक्टीरिया में पाया जाता है। अब देखो प्रमुख कोशिकाएं, रचना और उनके कार्य। हम लोग जितना पढ़े हैं ना पीछे, कोशिका भित्ति के बारे में पढ़ाए हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ाया है, हरित लवक के पढ़ाए ना, गुणसूत्र के बारे में, सबके एक जगह उन्हीं सारणी बनाकर दे दिया कि सबका काम क्या क्या है, जो मेन काम है से हम लोगों में छोटा से छोटा काम, बड़ा से बड़ा काम पढ़े हैं, स्पेशल, ठीक ना। अब यहाँ अलग अलग कर दे दिया कि एक मुख्य काम की है। जैसे कोशिका भित्ति के काम है कि कोशिका के निश्चित रूप आदान प्रदान करना, ताकि चारों तरफ घेर कर रखता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम है कि एक कोशिका से दूसरी कोशिका में पदार्थों का अभिगमन का नियंत्रण करना। अंतःप्रावद्वय झालिका, जिसको ईआर रेक्टिकुलम पढ़े थे, इसका काम है कोशिका के भीतर पदार्थों का संचरण करना, यानी एक जगह से दूसरी जगह सामानों को ले जाने का काम इसी का है, ठीक ना। तो रहेगा कि कोशिका में परिवहन का काम किसका होता है, तो अंतःप्रावद्वय। अब माइटोकॉन्ड्रिया के पढ़े थे जिसको पावर हाउस कहते हैं, तो इसका काम क्या है, इसका काम है कोशिकीय श्वसन के सक्रिय स्थल एवं ऊर्जा निर्माण करना, यानी कोशिका में सांस लेने का काम किसका होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के। श्वसन जहाँ भी लिखा है इसका मतलब क्या होता है, सांस लेना। तो कोशिका में सांस किस अंग से लिया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया से, यही ऊर्जा का निर्माण होता है और इसीलिए इसको पावर हाउस कहा जाता है, ऊर्जा की। अगला है गोल्जी उपकरण, जो गोल्जी का व्यक्ति खोजा था, इसका काम क्या था, विशिष्ट पदार्थों का श्रवण, संचयन और अनेक कोशिका के बाहर निष्कासन का सहायता करने की, बाहर निकाले का काम सभी वेस्ट मटेरियलों को यहीं से होता है। अगला हम लोग राइबोसोम पढ़े थे, यहाँ प्रोटीन संश्लेषण का सक्रिय स्थल है, यानी कि प्रोटीन का संश्लेषण का अर्थ बताए थे बनना, कि कोशिका में प्रोटीन कहाँ बनता है, तो राइबोसोम में, या प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है, तो राइबोसोम। अगला हम लोग लाइसोसोम पढ़े थे कि यहीं पर से एगो द्रव निकलता है जो फट जाता है और कोशिका का निधन हो जाता है, यानी कि कोशिका मर जाता है, तो इसीलिए इसको आत्महत्या की थैली कहते हैं, सुसाइडेड बैग ऑफ सेल। इसमें से वो निकलता है एंजाइम, जिसको हाइड्रोलिटिक एंजाइम कहते हैं, भंडारा, यही जब फटता है तो कोशिका का निधन हो जाता है, इसीलिए हाँ आत्महत्या की थैली कोशिका के किस अंग को कहते हैं, लाइसोसोम। इनमें जो हाइड्रोलिक अंग फटता है ना, जैसे बम फटेगा तो सब मर जाएगा ना, तो ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम फटता है और अगल बगल की कोशिका को मार देता है, नहीं ये दबाए इसके कान को, दूगो कोशिका खत्म। हाँ अब उतना साइंटिस्ट वाला बताएं, चलो समझा रहे हैं तो नहीं समझता, खाली पूछता एगो कोंडिया जाके इसमें बम देखो कर देता है। आप सेंट्रोसोम का, हम लोग सेंट्रोसोम अभी हाल फिलहाल में जन पढ़े थे, ठीक, देखो इसका काम होता है कोशिका विभाजन में सहायता करने, मदद करना। और हरित लवक जो हम लोग अभी यहीं भी पढ़े थे, क्लोरोप्लास्ट, जिसका काम है कि रंग बिरंगा करना। तब मंडप संश्लेषण में कार्य स्थल करना, अर्थात प्रकाश संश्लेषण, जिसकी वजह से पेड़ पौधा खाना बनाता है, उसके पत्तियों का रंग हरा होता है। तो हरित लवण का काम था क्या, पेड़ पौधों में खाद पर प्रकाश संश्लेषण करना। हाँ सूरज के प्रकाश से खाना बनाता है, यानी हरित लवक के कारण ही प्रकाश संश्लेषण होता है। अवर्णिक लवक जो रंग नहीं होता है, यानी कि पेड़ पौधा के जो जड़ होता है उसमें अवर्णिक लवक पाया जाता है। और पेड़ के जड़े में खाना का संचयन होता है, यानी कि खाद्य संग्रह में सहायक करता है। यानी पेड़ पौधों में खाना कहाँ संग्रह होता है, तो ये अवर्णिक लवक में, यानी जड़ों में, और जड़ का कोई रंग नहीं होता है, तो ये खाद्य संग्रह में सहायता करता है वर्णिक। अब वर्णिक लवक का रंग है मतलब रंग बिरंगा होना, जिसके वजह से फूल फल रंग बिरंगा होता है और आकर्षक रंग प्रदान करता है। यही वर्णिक लवक के कारण से ही, वर्णिक लवक के कारण से ही पेड़ में जो पत्ता होता है रंग बिरंगा होगा, में जो फूल खिलेगा से रंग बिरंगा फूल खिलेगा, में जो फल होगा जो हरियर पीयर लाल करण, यह वर्णिक लवक के कारण होता है। अब केंद्रक है, जिसको बताया था इसका दिमाग कहा जाता है, सभी को नियंत्रण यहीं से किया जाता है। कोशिका के उपचारिक कार्यों का नियंत्रण एवं कोशिका विभाजन में सहायता ये केंद्रक करता है। गुणसूत्र हम लोग तुरंत पढ़े हैं, जीन वाहक एवं कोशिकीय कार्यों में नियंत्रण यही करता है। जीन वाहक का मतलब कि तोरा अंदर जो लक्षण है तो तोर बेटा के अंदर भेजेगा यह गुणसूत्र, एक गुणसूत्र अगर नहीं गया तो लक्षण नहीं जाएगा। चलो तो ये हो गया। अब हम लोग का एगो पादप कोशिका और जंती कोशिका में अंतर पढ़े के है। पीछे हम लोग सब पढ़ चुके हैं, लेकिन स्पेशल अच्छा से फिर सारणी बनाकर दिया है ताकि इम्पोर्टेंट है। हाँ बस खत्म हो जाएगा।
देखो पादप कोशिका में जो पेड़ पौधा आया से पादप कोशिका, और जंतु कोशिका में हम लोग का जीव जंतु जो गाय भैंसी आया से जंतु कोशिका। तो दोनों में की अंतर है से देखेंगे। जैसे पादप कोशिका देखता है तो पेड़ पौधा हरा भरा होता है, रंग बिरंगा होता है। आदमी रंग बिरंगा होता है उतने है, लाला बुल्लू नन्ना है, लेकिन पेड़ तो बहुत है। चलो वही पढ़ेंगे, चलो सब हर बात को देखेंगे हम लोग। पादप कोशिका समझ आया ना पेड़ पौधा के बारे में। इसमें साधारण पादप कोशिका जंतु कोशिका से बड़ी होती है, ठीक ना। पादप कोशिका बड़ी क्यों होती है कि पादप जो पेड़ है से बहुत बड़ा बड़ा भी पेड़ होता है, तो इसीलिए इसका जो कोशिका होता है जंतु कोशिका से बड़ा होता है। लेकिन जंतु कोशिका होता है सामान्यतः छोटा होता है, कि ज्यादा से ज्यादा बड़ा क्या होता है, एगो हाथी होता है, ठीक ना। एक से ज्यादा तो जंतु में बड़ा ना, हाथी में बहुत कोशिका है। बहुत कोशिका होता है। जिराफ नहीं है, जिराफ लंबा होता है शरीर के अनुसार से, तो पतला ना है, शरीर कितना ज्यादा है उसका, एक रकम। अगला देखो पादप कोशिका में, पादप कोशिका में ना मोटी एवं कड़ी कोशिका भित्ति के कारण कोशिका का नियमित आकार होता है, ठीक ना। ध्यान से देखो, एक मोटी कहा है कि कोशिका के, देखो पादप कोशिका के हम देखते हैं तो देखो पेड़ पौधा के जो छाल होता है कितना मोटा मोटा होता है। चुपचाप सुनो, मारेंगे वो, तू कैला डिस्टर्ब हो रहा था। तो यही बोला है कि पादप कोशिका में मोटा मोटा होता है, कड़ी भित्ति होती है। भित्ति मतलब का जो ऊपर जो रहता है से बहुत मोटा मोटा की तरह होता है। तो अंदर जो कोशिका के अंदर में भी जब देखा जाता है तो बड़ा मोटा पाया जाता है। लेकिन जंतु कोशिका में अनियमित आकार आता है, कोई निश्चित न है। कोई के चमड़ी बहुत मोटा है जानवर के, और हम लोग के चमड़ी एकदम मुलायम है, जो ऐसे छी करके नोच सकता है इसको गाल को। अगला सुनो, आदित्य को लेकिन खिलाया जाता है तो उनको कुछ छुइए खिलाएगा, कोई बहुत जल्दी लालो नहीं करो। अगला देखो, तो पादप कोशिका के तीसरा देखो अंतर रहता है कि दो अंतर लिखे। पादप कोशिका जंतु के मतलब कोई में से 2 लिख सकता है, 5 लिख सकता है। तो इस तरह से लघुत्री दिघुत्री, और हम लोग को आगे 10th क्लास में 5 नंबर तक के अगर रहे तो इस तरह से कर सकते हैं। अगला सुनो, कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, तो पादप कोशिका में भी कोशिका भित्ति रहती है, ठीक ना, जो सेल्यूलोज नामक रासायनिक यौगिक यानी कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। तो रहता है पादप कोशिका की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो सेल्यूलोज के। हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं जब पढ़ा रहे थे पादप कोशिका। पादप कोशिका में जो कोशिका भित्ति होती है किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज के। लेकिन जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। कोशिका में रसयुक्त बड़ी रसधनी उपस्थित होते हैं। जब पादप कोशिका देखते हैं तो एकरा में एगो जो कोशिका रहता है ओकरा अंदर एक रसधनी पाई जाता है, जिसमें बहुत ज्यादा रस होता है। लेकिन जंतु कोशिका देखते हैं मतलब इसमें छोटी छोटी रसधनियाँ होती है या नहीं भी होती। तो कुछ ऐसा कोशिका है जंतु वाला जेकरा में छोटा छोटा रसधनी है, या कोई कोई में तो है तो ना है। एकरा में लवक उपस्थित होता है, लवक के कारण ही रंग बिरंगा रहेगा, और मानव में लवक अनुपस्थित रहता है, यानी रंग बिरंगा नहीं होता। गोल्जी का उपकरण की अनेक छोटी छोटी छड़ जैसी रचनाएं होती है। तो पादप कोशिका में गोल्जी का रहता है, एकदम छोटा छोटा रहता है, जिन्हें डिक्टियोसोम कहते हैं। लेकिन जंतु कोशिका में जो रहता है एक विशेष जटिल संरचना के गोल्जी का उपकरण होता है, क्योंकि जंतु कोशिका में तनी बड़ा वाला होता है, एकरा में बहुत बड़ा वाला रहता है। एकरा में तरकाय, जिसको अंग्रेजी में सेंट्रोसोम कहते हैं, ये नहीं होता है, और एकरा में तरकाय उपस्थित होता है। तो रहेगा तरकाय किस में उपस्थित होता है, पीछे हम लोग को पढ़े थे सेंट्रोसोम। अभी अब न रहने दो, हम लोग को आगे बढ़ना है, तो धीरे धीरे हो जाएगा। तो ये सब पीछे हो चुका था। तरकाय वाला अगर देखेगा कथी सबसे, या देखो तरकाय और सेंट्रोसोम हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक ना, जो छोटी केंद्र के पास छोटा सा चमकदार क्षेत्र में पाया जाता है। अब देखो जीवित तंत्रों में पदार्थों का परिवहन, यानी हम लोग जीवित तंत्र है तो हम लोग सब में शरीर में खून इधर से हो रहा है ना, तो परिवहन हुआ, या कोई भी चीज खाद्य पदार्थ को इन्हीं हो रहा है तो सब क्या होगा, परिवहन होगा। यही पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन लिविंग सिस्टम। उपयोगी पदार्थों का अनेक मूल स्रोतों के शरीर में प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने तथा अनुपयोगी और हानिकारक पदार्थों को कोशिका से निकालकर गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की क्रिया को पदार्थों का परिवहन कहते हैं, ठीक ना। अगर हम लोग खाना खाए तो शरीर में जो प्रोटीन बना, ठीक ना, वो कोशिका तक जाएगा, कोशिका सभी पार्टों तक पहुंचाएगा, ठीक ना। तो ये जरूरी चीज है तो सब तक पहुंचाएगा, ठीक ना। तो ये हो काम किसके है, तो परिवहन कहलाएगा। या कोई चीज़ खराब मटेरियल बन जाता है, जैसे खाना खाया में से अच्छा चीज़ कोई चूज कर रख लेता है, और बेस्ट मटेरियल को बाथरूम के माध्यम से बाहर निकाल देता है, या पसीना के माध्यम से निकलता है, तो जो पसीना के माध्यम से भी बाहर निकलता है। ये इस तरह से नमक वाला पसीना बहुत खराब, पसीना निकलना बहुत जरूरी है।
जिस व्यक्ति को शरीर से पसीना न निकलता है बीमारियां होने का संभावना बढ़ जाता है, इसीलिए नहीं भी निकलता है लोग के न, तो लोग सुबह में खूब दौड़ दौड़ कर पसीना निकालता है। ज्यादा हाथ तो नहीं लगा बीमारी है हाँ वो बीमारी, कोई भी चीज लिमिट से हो रहा है, ठीक ना। तुझे हाँ तो वो आर्मी में छाट देंगे। पसीना पैर से हाथ से निकल रहा है तो आर्मी में छट जाएगा, मेडिकल में डिस्काउंट। गोली न बोले न चलेगा कि तू बंदूक पकड़ ले रहेगा, पसना जाएगा तो बंदूक भी हाथ से तोड़ छूट जाएगा। छूटा था हैं? अनिल भाई का पसीना बहुत छूटा था, जब जैसे चेक करे तखनी हाथ पसीने जैसे जस्ट हाँ वही से वजह यही से होता है, लेकिन यही सब होता है तो गड़बड़ तुरंत पसीने थे जैसे आया था ऐसे हाँ। पूरा पसीना आया था, हाथ हाँ तो ये होता ऐसे है। कली हूँ। अब कभी कभी कुछ पसीनाई कारण न है, कुछ पसीना थोड़ा घबराहट से भी हो रहा है, तो वो पसीनाई मायने नहीं रखता है, लेकिन कुछ यही वाला हो रहा है तो यही सब होता है। तो इस तरह से चलो हम लोग दूसरा टॉपिक भाग जाएंगे। कोशिका के मौजूद घटकों में बाहरी वातावरण के अलग करने का कार्य कोशिका झिल्ली करती है। यह एक चयनात्मक पराग झिल्ली होती है जो कुछ पदार्थों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन आदि को विसरण क्रिया द्वारा आर पार जाने देती है, जबकि अन्य पदार्थ को रोकती है। विसरण के सिद्धांत को निम्नलिखित कार्य से समझा जा सकता है। अगर हमारे शरीर में कुछ है तो यही नियंत्रण करता है, जिसकी वजह से किसको शरीर से बाहर निकालना है, किसको शरीर के अंदर रोकना है। न तो प्रोटीनों को बाहर पसीनादारी से बाहर निकाल देगा तब तो गड़बड़ी हो जाएगा, तो कमजोर हो जाएगा लड़का। और क्रियाकलाप से कहा है कि एक कांच के बीकर को ले, उसमें कुछ स्वच्छ जल भरे, उसमें पोटेशियम मैग्नेट को कुछ रावा को रख दे, जैसे यहाँ कुछ गन्ना मिला दिया है, और स्याही को भी डाल दे। आप देखेंगे कुछ मिनटों में पूरे जल का रंग एक जैसा है, क्योंकि स्याही मिलाने से सब रंग क्या हो जाएगा, सब काले हो जाएगा। यह विसरण की क्रिया का सब तरफ फैल जो धीरे धीरे है ना, यही इसको विसरण कहते हैं। यह विसरण की क्रिया द्वारा संपन्न होती है और पोटेशियम पर मैग्नेट का सूत्र है KMnO4 के अणु या स्याही जल में विस्तृत हो जाते हैं। छोटका है ना। हाँ, विसरण के पूर्ण होने के पहले आप देखेंगे कि जल में गहरे रंग की कली लकीरें, जैसा लकीर बन रहा है, वो पोटेशियम पर मैग्नेट के दानों के स्याही के ऊपर की ओर उठ रही है, इसके कारण से होता है। हम लोग को उसमें पढ़ा है सब, वही थोड़ा सा इसमें हम लोग को पढ़ने उधर था। केमिस्ट्री में पढ़ा है विसरण के बारे में, यानी कि दो चीज़ का फैलना। गैस, द्रव तथा विलयन के अणुओं के अनेक अधिक सांद्रता के क्षेत्र में कम सांद्रता के क्षेत्र की ओर होने वाली गति को विसरण कहा जाता है। सबसे ज़्यादा गैस का विसरण ज़्यादा होता है, गैस छोड़ेंगे तुरंत वो फैलने लगेगा। उसके बाद द्रव क्रिया उस समय तक चलती रहती है जब तक किसी पदार्थ के अणु प्राप्त स्थान के समान रूप से न फैल जाए। यह क्रिया गैस, द्रव तथा विलय के अणुओं पर समान रूप से कार्य करती है। उदाहरण के तौर पर जब कोशिका के भीतर CO2 जो एक कोशिकीय अपशिष्ट है तथा इसका निष्कासन जरूरी होता है कि सांद्रता कोशिका के बाहरी वातावरण से अधिक हो जाती है, तो CO2 कोशिका झिल्ली के द्वारा कोशिका के भीतर से बाहर की आने लगती है, एवं यह क्रिया तब तक होती रहती है जब तक कि कोशिका के भीतर एवं बाहर CO2 की सांद्रता समान न हो जाए। ठीक इसके विपरीत जब तक कोशिका के बाहर वातावरण CO2 की सांद्रता था, कोशिका अभी समझ में नहीं आ रहा होगा थोड़ा, इसे केमिस्ट्री वाला में है, हम लोग आगे फिर पढ़ेंगे, लेकिन ध्यान से सुनो। कह रहा है कि जब इन्हें मिलाएंगे ना तो CO2 क्या है, गैस है। अब कोशिका के अंदर जब हम लोग सांस लेते हैं तो CO2 गैस जाएगा ना आखिर हवा के द्वारा, तो ये लोग हमारे कोशिका के सब पार्ट में मिलेगा, ठीक, तो CO2 भी मिल जाएगा। और भीतर वितरित बाहर में वातावरण से जो CO2 सांद्रता होता है, तो बोल रहा है CO2 की सांद्रता कोशिका के भीतर, सुनो, CO2 की सांद्रता से अधिक हो जाती है और अधिक सांद्रता वाले हिस्से में यानी कोशिका के बाहर के जो वातावरण होता है वो सांद्रता वाले हिस्से में कोशिका के भीतर CO2 का विसरण होने लगता है, यानी धीरे धीरे हम लोग के पूरा अंदर कोशिका में CO2 फैलने लगता है। इसी प्रकार जब कोशिका में ऑक्सीजन की सांद्रता बाहरी वातावरण से ज़्यादा होती है, जब बाहर से जब हम लोग ऑक्सीजन भी लेते हैं तो CO2 कोशिका के भीतर से बाहरी वातावरण में विस्तृत होने लगती है। इस विपरीत स्थिति में O2 यानी ऑक्सीजन बाहरी वातावरण में कोशिका झिल्ली के द्वारा कोशिका के भीतर तब तक विस्तृत होती रहती है जब तक कोशिका सांद्रता कोशिका के बाहर के भीतरी एक जैसी न हो जाए, यानी कि दोनों जगह बराबर न हो जाए, ठीक ना। अगर यहाँ पर ही पानी भरेंगे, पहले अगर में पानी भरेंगे तो ये अगर रूम खुलल है तो जब तक ओहो में पानी बराबर न हो गया तब तक रुकेगा नहीं, में पूरा भर देंगे, गेट खोल देंगे तो ओहो में पानी जाइत रहेगा, यानी बराबर कर ही करेगा। इस तरह से आदान प्रदान करता है। अगला देखो, अब फिर तनी रोचक तथ्य आने वाला है। एक कोशिकीय जीव में हम लोग शुरू में पढ़े थे अमीबा पैरासीमियम कैसा जीव होता है, एक कोशिकीय। कह रहा है
कि अगर एक कोशिकीय जीव है, जैसे संपूर्ण कोशिका झिल्ली गैसों का विसरण भाग लेती है, हाँ बहुत छोटा, जब वो लेता है ना तो अगला पूरा आर पार का शरीर अरे सारा चीज घुस घास कर निकल के बाहर हो जाता है। एक कोशिका रहता है गाल से। हाँ हमारे समय 46 हो केंद्र में 46 कोशिका तो बहुत है हमारा समय। तो 46 को कथी एकरा में गुलसूत्र है नहीं। अगला देखो, जबकि बहुकोशिकीय जंतु जैसे हम लोग एवं पौधे जब गैसों का आदान प्रदान करते हैं, जब हम लोग गैस का आदान प्रदान करते हैं ना, हम लोग सांस लिए वायुमंडल में, तब बहुत सारा को सांस को लेते हैं और ऑक्सीजन को रख लेते हैं, बाकी बात सबको फिर छोड़ देते हैं, ऑक्सीजन भी थोड़े सा रखते हैं। तो जब जंतु या पेड़ पौधा भी जब ऑक्सीजन को लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को हवा से, तो गैसों का आदान प्रदान, आदान मतलब लेना, प्रदान मतलब फिर छोड़ देता है, और किसी खास हिस्से या अंग के विसरण द्वारा संपन्न होता है। जैसे पौधा में जब होता है तब पत्तियों में बहुत छोटा स्टोमेटा पाया जाता है, पत्ती के अंदर एक छिद्र होता है जिसको स्टोमेटा कहते हैं। इन्हीं छिद्रों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड तथा जलवाष्प विसरण द्वारा कोशिका के भीतर तथा बाहर आते जाते हैं। तो यही पत्ता के छिद्र दे हवा खींचता है पेड़ पौधा, ठीक ना, और वही दले जब उनमें से ले लेता है फिर बाहर वही दले छोड़ भी देता है। हम लोग भी नाके दले सांस लेते हैं, फिर नाके दले छोड़ देते हैं, नाक मुंह दोनों। अगला सुनो, तो इस तरह से पहले देखो, इधर लिया, इधर बाहर निकल गया अमीबा में। लेकिन पेड़ पौधा में क्या होगा, ये तनी तनी को छिद दले ये दले जाता है और फिर ये दले निकलता भी है, ये मुंह है जो खुल जाता है, ये मुंह फिर बंद हो जाता है। आप परासरण देखो, परासरण जीवित कोशिका में विसरण की तरह एक और क्रिया होती है जिसे परासरण या ऑसोमिस कहते हैं। इसमें जल के अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र में जल अणु जल के कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गतिशील होते हैं, पर इस प्रकार जल अणुओं को विसरण हमेशा एक अर्धपरागीय झिल्ली या चयनात्मक परागीय झिल्ली द्वारा होती है। और न तो शॉर्ट में समझ लो कि हम लोग के हाथ को कुछ देर पानी में रखिएगा, क्या होगा, पूरा हाथ पानी को खींच लेता है ना, मतलब कि हाथ पूरा फूला सन के ना हो लग जाता है। तो यही प्रार्थना है कि अपने आप को शोषित भी कर सकता है, फोकस में फूल जाता है, जैसे उसमें आलू नियर हो जाएगा हाथ। अगला देखो, तो यही तरह समझ लो कि जब अपना होता है ना तो हम लोग शरीर पानी को चूसने लगता है, तो गतिशील होता है, एक अणु दूसरे में जाने लगता है। और कोशिका में जल की गति जल के घुले पदार्थों की मात्रा से भी प्रभावित होता है। इस प्रकार जल का विसरण के नियम को अनुकूल व्यवहार करता है, यानी जल या विलायक सॉल्वेंट का अर्धपरागीय या चयनात्मक परागीय झिल्ली द्वारा होने वाले विसरण को परासरण कहते हैं। तो परासरण किसे कहते हैं, ऐसे यहाँ है कि जल और विलयन अर्धपरागीय या चयनात्मक परागीय झिल्ली द्वारा होने वाले विसरण को परासरण कहते हैं। उदाहरण के लिए जब दो भिन्न सांद्रता वाले घोल जैसे चीनी या नमक का गाढ़ा घोल और हल्का घोल या जल एक दूसरे के अर्धपरागीय झिल्ली या चयनात्मक परागीय झिल्ली द्वारा अलग करते हैं, तो चीनी या नमक के कम सांद्रता वाले घोल के जल अणु के अधिक सांद्रता वाले घोल की तरफ गतिशील होता है, क्योंकि चीनी या नमक के कम सांद्रता वाले घोल में जल अणुओं की सांद्रता चीनी या नमक के अधिक सांद्रता वाले घोल में मौजूद अणुओं के ज़्यादा, यानी कि जिधर कम रहेगा उधर वो जाने लगेगा। इस प्रकार के विसरण को परासरण कहते हैं। लाइन देखो, प्रत्येक कोशिका में कोशिका रस यानी कि सेल साफ होता है, यानी कि समझो जूस का प्रसारण दाब निश्चित होता है। इसका संबंध कोशिका के बाहर उपस्थित विलयन में रहता है। अगर किसी पादप या जंतु कोशिका को चीनी या नमक के विलयन में रखे तो निम्नलिखित 3 क्रियाकलाप कोई एक हो सकती है। अगर करेंगे तो क्या क्या हो सकता है, ऐसे देखो कि जब कोशिका को अल्प पारसारी विलयन जिनकी सांद्रता कोशिका के विलयन की अपेक्षा कम है जब रखते हैं, तब बाहरी विलयन से जो पानी रहेगा कोशिका के अंदर प्रवेश करने लगेगा। कोशिका में पानी न है और तब ओकरा पानी में डुबाएंगे तो सारा पानी कोशिका में घुसने लगेगा। जैसे स्पॉन्ज में मान लो अगर पानी पूरा दाब कर बाहर निकाल दिया, फिर पानी में रखेगा तो सब पानी चूस न लेगा। अगर स्पॉन्ज में पहले से पानी है तब पानी में रखे तो पानी चूसेगा, ये का कहने का पानी पहली भर रहे तो कैसे बढ़ेगा, निकाल देंगे, हाँ निकाल करके कर, तो वही यही प्रक्रिया इसमें हो रहा है। तो कोशिका के अंदर प्रवेश करता है। इस क्रिया को अंतःपरासरण कहते हैं, ठीक ना। जल के अणु कोशिका झिल्ली के दोनों ओर जाते जाते लेकिन कोशिका के अंदर जाने वाले जल की मात्रा कोशिका के बाहर आने वाले जल की मात्रा से अधिक होगी। इसका परिणाम यह होता है कि जल के कोशिका के भीतर प्रवेश करने में कोशिका फूल जाती है। तो जैसे स्पॉन्ज फूल जाता है वैसी कोशिका में पानी भर गया तो फूल जाएगा, यानी कि रस फूल जाता है पानी से। हाँ हाँ,
किशमिश या बादाम सब कुछ है। मखाना सुबह में फुला के खाएगा बहुत ठीक है। हाँ, जब कोशिका को समपराशरी विलयन, बहुत अच्छा बात है, में रखा जाता है तो कोशिका के आकार एवं वजन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखो ठीक ना, काहे कि रखने से क्या में वजन में कोई परिवर्तन ना हुआ है, लेकिन जल के अणु कोशिका के आर पार जाते हैं, लेकिन जल में जितनी मात्रा भीतर जाता है उतनी फिर बाहर भी निकल जाती है। इस प्रकार शुद्ध रूप से जल कोई गति नहीं करता है। तीसरा, जब कोशिका में अति परासारी विलयन, यानी कि जब विलयन जिनकी सांद्रता विलयन से तुलना में अधिक होती है, जब रखा जाता है तब कोशिका के अंदर से जल निकल करके बाहरी विलयन में प्रवेश करता है। इस प्रक्रिया को बहिःपरासर कहते हैं। इस क्रिया के दौरान भी क्या बोलता है ये बात तक कहता है और कुछ कहता है, सब बोल रहा है, कहता है कहाँ कुछ डंडा ओढ़ने रख लिया है। बिना अला देखो, दोनों ओर आगमन करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, लेकिन कोशिका से बाहर आने वाले जल की मात्रा कोशिका के भीतर आने वाले जल की मात्रा से अधिक होती है। फलस्वरूप इसको सिकुड़ जाएगी और फिर सिकुड़ भी जाती है। बस रामायण खत्म। वो एग्जाम्पल तो ये दिया तभी से कही। अच्छा ठीक, क्रिया का नाम शॉर्ट में बता देंगे। प्रसरण क्रिया देखो, वही तरह बोला कि किशमिश को अगर ऐसे सूखल छोड़ रहे हैं, ठीक ना, तो कुछ समय कुछ होगा, लेकिन उसको पानी में डुबा कर रख देंगे ना, या चीनी या नमक के गाढ़ा घोल में भी रख देंगे, तो कुछ देर बाद देखेंगे ना तो वो फूल जाएगा। और फिर अगर ऐसे तो पानी निकाल दिया और फिर बाहर रख देगा, खाएगा तो निकल जाएगा। हाँ, वही बोला है कि किशमिश के भीतर जो जल के अणु सांद्रता बाहर उपस्थित जल के अणु के कम रहती है, इसीलिए वो अंतःपरास जल के कोशिका के किशमिश के अंदर प्रवेश करता है और यह फूल जाती है। जब फूले किशमिश को सांद्र चीनी या नमक में घोल में डालते हैं तो बाहर की सांद्रता घोल में अणु और फिर में चीनियों घुस जाएगा। अगर चीनी के रस में डालेगा ना, चीनी का रस डाल देते हैं। हाँ तो फिर चीनी का रस निकलेगा फिर। नहीं, चीनी का रस नहीं, आप नहीं गिर सकता है। है। अच्छा पढ़ो, जब फूले किशमिश को सांद्रता चीनी या नमक में घोल में डालते तो बाहर की सांद्रता में जल के अणु की सांद्रता, ये सब फिर टॉपिक हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, कहीं सब तो केमिस्ट्री के पार्ट है। फूले किशमिश के भीतर अवस्थित जल अणु की सांद्रता कम रहती है, इसलिए जलवाही स्वरण के द्वारा फूले हुए किशमिश को बाहर लाने लगते हैं, तब किशमिश के दाने संकुचित, देखो लिखना दिया, तो फिर कुछ जगह क्या होगा, संकुचित, यानी फिर ऐसे हो जाएगा। फिर वही बात बोला है कि बीकर में एक तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लीजिए, ठीक ना, जो HCl अम्ल है, उसमें एक अंडे के चिमटों की सहायता से धीरे धीरे सावधानी पूर्वक डालें। ये सब तो क्रियाकलाप है, कर भी सकता है। तब यही सब हो जाएगा। लगभग आधे घंटे के बाद इसकी बाहरी कवच को कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है, यानी क्या कहा कि एसिड ले लो, एसिड में क्या रख देना है, अंडा रख दो डुबाकर, और उसको थोड़ा देर बाद देखेगा तो अंडा का छिलका बाह्य झिल्ली से घिरा होगा और एक सावधानी पूर्वक अम्ल को धीरे धीरे गिरेगा। ध्यान से अम्ल छलक कर आपके शरीर पर न पड़े। पहले सावधानी बोल दिया है कि अम्ल वाला कभी क्रियाकलाप करेगा एसिड को, तो ध्यान से कहीं अगर पड़ गया तो जड़ जाएगा। कौन एसिड है ना? हाँ, एसिड से कुछ ना होता है, पावर वाला एसिड चाहिए। अच्छा चलो, एसिड होता है क्लियर का। हाँ, अब अंडे को बीकर के शुद्ध जल में भर दीजिए। पहले क्या कहा, पहले एसिड में रखिए, फिर थोड़ा देर बाद शुद्ध पानी में डाल दीजिए, और कुछ समय बाद आप देखेंगे अंडा फूल गया है, तो देखिएगा तो क्या हो गया, अंडा फूल गया। हाँ, अब आप जल को गिरा दे और इस फूले हुए अंडे को बीकर के सांद्र चीनी या नमक में रख दीजिए, और कुछ समय बाद आप देखेंगे कि अंडा सिकुड़ गया है। अब फिर अंडा फिर सिकुड़ हो जाएगा, ठीक ना। हाँ, अगर देखो, वस्तुतः कवच रहित अंडे की बाहरी झिल्ली कोशिका झिल्ली को चयनात्मक परागण झिल्ली की तरह कार्य करती है। शुद्ध जल में इस अंडे को डालने से अंतःपरासरण द्वारा जल में अंडे की कोशिका के भीतर प्रवेश करता है एवं अंडा फूल जाता है। और जब फूले हुए अंडों को सांद्र चीनी या नमक के घोल में डालते हैं तो फिर जल अंडे की कोशिका से भीतर से बाहर निकल जाता है और अंडा सिकुड़ जाता है। क्रियाकलाप एक जरूर करना, नहीं तो हमारे पास एसिड है, हमको ये कर देंगे। पावर वाला एसिड है। कहाँ से? खरीद मार्केट में मिलता है, तो ये सब इनमें बनता है। अरे वो हाँ वो है, तो वो तो फ्री में देता है वो। प्रिंस के मुंह सरकार बाथरूम में साफ। अगला देखो, विसरण या परासरण का महत्व, ये दोनों से क्या क्या होगा। अगला देखो, कितना सुनो,
जीवित जगत में विसरण तथा परासरण बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। यानी विसरण जो फैले हुए वाला परास है, विसरण ही द्वारा O2 एवं CO2 आदान प्रदान कोशिका के भीरी वातावरण, इसी के वजह से हम लोग के शरीर में O2 और CO2 अंदर जाता है और बाहर निकलता है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ, O2 ऑक्सीजन। तब ना फेफड़ों और में ज़्यादा देखता है तो हवा जाने के बाद वो फूल जाता है, बाहर निकलता है, पचक जाता है, इसी तरह होते रहता है। बाष्पोत्सर्जन में जल वाष्प और बाहर निकरण का विसरण द्वारा, यानी कि कपड़ा उपड़ा सूखने में बाष्पोत्सर्जन में भी विसरण का कार्य, फिर हम विसरण पढ़वे करेंगे। कोशिका को अपनी बाहरी वातावरण में पोषण ग्रहण करने के लिए भी जरूरी होता है। विभिन्न अणुओं में कोशिका के भीतर अवशोषण तथा बाहर निकालना विसरण द्वारा संपन्न होता है। इसमें ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। प्रसरण के द्वारा पौधों में मूल रोम का मतलब, मूला के मतलब होता है जड़, ठीक ना। तो पेड़ के जो जड़ होता है तो जल वाष्पित होता है। इसी के वजह से पेड़ अपना धरती के अंदर से पानी को खींच करके सभी पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। कौन विधि से? प्रसरण विधि से। हाँ, अब फिर यह में पड़ेगा एकरे सा के तनका सनी एक अगला टाइप होता है, जिसका वजह से देखेगा कि दिया में तेल धरता है और ऊपर में जो रहता है बत्ती से तेल कैसे खींच लेता है, तो यही विधि से तेल ऊपर खींच भी लेता है। तत्व, हाँ, आग न तो नहीं, आगे हम लोग पढ़ेंगे। पौधे की कोशिका में प्रसरण द्वारा जल की संचलन होती है। यह क्रिया जाइलम उत्तकों द्वारा उत्पन्न होता है। और पेड़ पौधा में जाइलम उत्तक पाया जाता है, जो क्या काम करता है? धरती के अंदर से पानी को खींच करके लाकर सभी पत्ता में पहुंचा देता है। लेकिन कौन विधि करता है? तो परासरण विधि से। अगला देखो रे, रंध्र, यानी पेड़ पौधा में जो रंध्र होता है यानी कि छेद, उसको खुलने तथा बंद होने में भी परासरण की मुख्य भूमिका होती है। यही परासरण की वजह पेड़ पौधा के पत्ता के जितनी दिन वो छेद होता है उसे खुलता है और हवा खींच करके फिर वो बंद कर लेता है, और रात में फिर वो खोलता है और ऑक्सीजन बाहर दे दिए। पत्ता पर देखेगा तो तनका पानी लगल रहता है रात में। दिनों में रहता है लेकिन दिन में सूख जाता है। हाँ, जगह उसका होता है, वही सब रहता है। ये पेड़ पर हाँ, हल्का सा ऊपरों से पेड़ों पर के रहता है। पत्तियों में खाद्य पदार्थ में संश्लेषण होने के बाद पौधे में विभिन्न भागों में इस वितरण परासरण का सिद्धांत होता है, जिसको फलायम उत्तक कहते हैं। और फिर जब पेड़ पौधा में खाना बन गया तो खाना को सब तरफ पहुंचाने का काम कौन सा उत्तक को होता है? फलायम का। लेकिन यह कौन विधि से करता है? तो विसरण परासरण विधि से। तो इनमें से दो को इम्पोर्टेंट याद रखना कि पेड़ पौधा में धरती के अंदर से पानी को खींच करके पत्तियों तक लाने वाला कौन उत्तक का काम होता है? तो जाइलम उत्तक। जल को लाने का काम जाइलम के। खाद्य पदार्थ के मतलब होता है खाना को सब तरफ पहुंचाने का काम कौन है? तब फ्लोएम उत्तक, ठीक ना। अब कोशिका झिल्ली की भूमिका बाकी बात हम लोग का खत्म ना। सबसे नीचे में 8 नंबर के सब फ्लोएम उत्तक भाग लेते हैं। हाँ, बस 2 मिनट। कोशिका झिल्ली के द्वारा ही परासरण की प्रक्रिया संपन्न होती है। पदार्थों के परिवहन के लिए जीवन तंत्रों में परिवहन तंत्र होता है। यह परिवहन तंत्र यानी कि एक जगह से ले जाके काम किया ना, पानी को धरती से ऊपर ले जाता है, फिर ऊपर से खाना सब तक पहुँचाता है, जिसके अंदर जल एवं खाद्य पदार्थ शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में भी जाता है। हम लोग भी पानी पीते हैं तो यहाँ तक पानी पहुँचाता है, तो यही सब विधि से। और सांद्र वाले भागों में कोशिका झिल्ली के द्वारा होती है। जंतुओं में गैस, पोषक तत्व, हार्मोन, उत्सर्जी पदार्थों का उपचय क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न पदार्थों में शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में परिवर्तन होते रहता है, जिसमें कोशिका झिल्ली एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पदार्थों के परिवहन में जब ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है तो इस प्रकार के परिवहन को निष्क्रिय परिवहन कहते हैं। इसके विपरीत जब पदार्थों के परिवहन में ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो ऐसे परिवहन को सक्रिय परिवहन कहते हैं। कुछ कोशिकीय जंतुओं में जैसे अमीबा में कोशिका झिल्ली या लचीलापन कोशिका के इस योग बनाता है कि अपने बाहरी वातावरण से भोजन के अन्य खाद्य पदार्थों को अधिग्रहण कर सकती है। कोशिका झिल्ली द्वारा संपन्न होने वाली इस क्रिया को एंडोसाइटिस कहते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि कोशिका जीवन एक मूलभूत संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है, ठीक ना, जो हर बात में होता है। अंतिम हो गया। अब अपनी दृष्टि संरचना से में क्या क्या पढ़े? कोशिका झिल्ली के बारे में, केंद्रक के बारे में, खास अंगों में चलते हैं और जीवन संबंधी सभी कार्य, जैसे हम लोग सांस लेते हैं वो में, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में, उत्सर्जन का मतलब होता है बाहर निकालने में, जनन में, ठीक ना, बच्चे को जन्म लेने में भी गुणसूत्र का उपयोग होता है। यहाँ तक कि पोषण में काम होता है, ठीक ना। पोषण का मतलब कि शरीर बढ़ रहा है, ठीक ना, जैसे कुछ कुपोषण के शिकार हो जाता है, कोई पोषण के शिकार हो जाता है। और प्रोटीन संश्लेषण का बनना और दक्षतापूर्ण काम किसका होता है? तो इस सब में हम लोग का कोशिका का काम होता है और कोशिका को जीवन की संरचनात्मक इकाई कहते हैं।